नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव आप सबका फिर एक बार अपने चैनल विधिक ज्ञान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी प्रकार ज्ञानवर्धक लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आपके लिए आते रहें। आज का हमारा टॉपिक है AIB एग्ज़ाम और आने वाले जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट एंड केसेस। तो उसी सीरीज़ में जो पहली सीरीज़ है इस सब्जेक्ट पे, उसमें फर्स्ट केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रिमेन्स वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन जजमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. It helped establish the balance of power between the legislature and the judiciary, ensuring that even parliament cannot override the constitutional foundation principles. The basic structure doctrine continues to serve as a key safeguard to protect the constitution's core values, ensuring that India's democracy, secularism and justice system remain intact. क्या मतलब हुआ कि केशवानंद भारती के केस में ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। सेकंड केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया case is a milestone in the evolution of Indian constitutional law. It broadened the scope of personal liberty under Article 21 and reduced the concept of due process of law. अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है, क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि Parliament cannot deprive any person Parliament cannot deprive any person from his life and personal liberty without the procedure established by law. ये क्लियरली लिखा गया है आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, कोई विधेयक पास लेकर आती है, तो कानून उसको कैसे बनाने का उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर उसका ये है कि पहले कोई विधेयक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके द्वारा लाया जाएगा पार्लियामेंट में, और दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। फिर जब वो दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली उसे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाएगा, और फाइनली प्रेसिडेंट उस पर अपने असेंट दे देंगे तो वो विधेयक कानून बन जाएगा। ये प्रोसेस है। तो इसको कहा जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। ड्यू प्रोसेस लॉ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, USA से, और ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि ठीक है, पार्लियामेंट ने कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून के प्रोविज़न सही हैं नहीं सही हैं, उस कानून के प्रोविज़न जस्ट फेयर एंड इकोनॉमिकल है कि नहीं है, यानी वो जो कानून बनाया है, संसद के द्वारा पारित किया गया है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिटीजन्स के अगेंस्ट हो। तो ये इसको कौन देखेगा, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करेगी। अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि जो कानून संसद के द्वारा पारित किया गया है वो सिटीजन्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को पारित होने से, लागू होने से रोक सकता है। इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस था, इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। एंड द स्टेट एक्शंस अफेक्टिंग इंडिविजुअल राइट मस्ट बी रीजनेबल, just and transparent. The case has shaped the judicial approach towards fundamental right and continues to be cited in numerous judgments that deal with personal liberty, judicial review and procedural fairness. थर्ड जो हमारा केस है वो है आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस 1975. द इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस was a landmark decision that shaped the electoral law in India.
reinforced the judicial review power of the Supreme Court and become a critical chapter in the history of Indian democracy. The case highlighted the delicate balance between the power of the executive, judicial independence, and the rule of law, and it continues to influence the disclosure of constitutional amendments, election laws, and the fundamental right of Indian citizens. तो इस सीरीज में केवल 3 जजमेंट को हमने देखा। आगे वाली सीरीज में हम और भी केसेस और लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।